नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री। 1 जून को शांग्री-ला डायलॉग को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। कुआलालंपुर में मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के साथ रणनीतिक साझेदारी की मजबूती पर की चर्चा। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी और भंडारा गोंदिया पर एनसीपी को बढ़त। यूपी के कैराना से आरएलडी और नागालैंड में एनडीपीपी आगे। कर्नाटक की आरआर नगर और मेघालय की अम्पति विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत। नूरपुर में समाजवादी पार्टी को जीत। केरल में नीपा वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 15। कोझिकोड में 2 और लोगों की मौत। पीड़ितों के संपर्क में आए 1353 लोगों की गहन निगरानी। यूएस पैसिफिक कमांड का नाम होगा अब इंडो पैसिफिक कमांड। भारत के साथ रिश्तों को महत्व देते हुए अमेरिका ने उठाया कदम। जून में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में भारत समेत दुनिया के 26 देश होंगे शामिल। सैन्य अभ्यास से चीन बाहर। नीदरलैंड्स में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 18 सदस्यीय टीम में पूर्व कप्तान सरदार सिंह और वीरेंद्र लाकरा की वापसी। 23 जून से भारत का पहला मैच पाकिस्तान से। सबसे पहले खबरें प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे से जुड़ी। और 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री इंडिया सिंगापुर एंटरप्राइज एंड इनोवेशन एग्जीबिशंस को आज संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिंगापुर में व्यापारिक वार्ता और सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब और उसके बाद प्रधानमंत्री ली सियान लुंग के साथ शिखर वार्ता भी करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कौशल विकास, स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। सिंगापुर में 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विख्यात सांग्री-ला डायलॉग को भी संबोधित करेंगे। इस सांग्री-ला डायलॉग में पहली बार होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपना व्यापक विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। 2 जून को क्लिफोर्ड पियर में एक पट्टिका का अनावरण करेंगे, जहां 27 मार्च 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार $15 अरब का है। एक्ट ईस्ट नीति को और बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और आइए इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री सिंगापुर में हैं और तीनों देशों में सबसे ज्यादा वक्त जो देखा जाए प्रधानमंत्री सिंगापुर में ही बिताने वाले हैं। और सिंगापुर एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया के सामने बहुत छोटे वक्त में विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। ऐसे में तमाम और नजरियों से किस तरह से अहम है प्रधानमंत्री का सिंगापुर दौरा? देखिए, 3 महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगापुर के राष्ट्रपति से मिलेंगे उसके बाद जो समझौते पर दस्तखत होंगे उसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो है डिफेंस का मामला, दूसरा है स्पेस का मामला और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट का मामला। इन 3 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जो अहम बात यह है कि सिंगापुर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से कहें कि सिंगापुर अपने आप को भारत के सामने प्रोजेक्ट करता है दुनिया के लिए गेटवे के रूप में। और सिंगापुर एक पोर्ट के मामले में, बंदरगाहों के मामले में बहुत ही विकसित राष्ट्र है। बहुत छोटी सी जोग्राफी है लेकिन काफ़ी विकसित हुआ है वो पोर्ट के मामले में। और भारत का सिंगापुर के साथ पोर्ट के मामले में भी काफ़ी सहयोग चलता है। हमारे रेगुलर नेवल एक्सरसाइज चलते हैं और इस तरीके से देखें तो आसियान का अभी चेयर भी सिंगापुर ही है। तो आसियान जिस तरीके से भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद आसियान को प्रमुखता दी और आसियान के देश भी चाहते हैं कि भारत इस इलाके
इलाके में सक्रिय उपस्थिति अपनी दर्ज कराती रहे, ताकि किसी एक देश का एकाधिकार न हो। इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो सिंगापुर काफ़ी रणनीतिक रूप से अहम है और प्रधानमंत्री इसीलिए अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा पर सिंगापुर आज पहुंचे हैं। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अखिलेश सुमन। और सिंगापुर से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय के लिए मलेशिया में भी रुके, जहां उन्होंने मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात करके उन्हें जीत की बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के बीच दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। 92 साल के महातिर मोहम्मद ने 10 मई को मलेशिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। महातिर मोहम्मद ने देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सत्ता में वापसी की है। 2 दशकों से ज्यादा राज करने वाले महातिर 92 साल के हैं, साथ ही वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग निर्वाचित नेता भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में मलेशिया के उप प्रधानमंत्री वान अजीजा वान इस्माइल से मुलाकात करके कई अहम मसलों पर चर्चा की। कुआलालंपुर के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर होते संबंधों पर भी संतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच बुधवार को जकार्ता में शिखर वार्ता हुई थी। इसके बाद रक्षा, आर्थिक सहयोग, अंतरिक्ष, दवा और चिकित्सा, रेलवे समेत दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझदारी बढ़ाने से जुड़े 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की निजी और सरकारी एजेंसियों के बीच अलग से 6 समझौते हुए। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। इनमें उत्तराखंड और बाली को ट्विन स्टेट का दर्जा देना, CII का पहला समुद्र पार कार्यालय जकार्ता में खोलने की बात भी शामिल है। इन करार में रक्षा क्षेत्र में हुए समझौते काफी अहम हैं, जिसमें रक्षा के हर क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को 2025 तक $50 अरब तक ले जाना है। और इससे पहले जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों के लिए 30 दिन के लिए मुफ्त वीजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों को भारत आकर न्यू इंडिया का अनुभव करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया में बसे भारतीय दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहम कड़ी हैं और इंडोनेशिया के विकास में वहां बसे भारतीयों के योगदान की सराहना की। आप अपने हिंदुस्तान के दोस्त नहीं, इंडोनेशिया के भी दोस्तों को लेकर के भारत आने जाने की जरा आदत बनाइए। आप जरूर आए। भारत में किस प्रकार बदलाव आ रहा है ये आप अनुभव कर पाएंगे। इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए भारत यात्रा के निःशुल्क वीजा की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 4 साल में भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका रही है और भारत सबसे ज्यादा ओपन अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक बन गया है। साथ ही विश्व की विभिन्न रेटिंग एजेंसीज ने भारत के विकास की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन पर विशेष जोर दिया है। गैर जरूरी 1400 कानूनों को खत्म किया गया है और GST के जरिए बेहतर कर और राजस्व व्यवस्था दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी के साथ ही संवेदनशील सिस्टम देने का प्रयास किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पर हम आग्रही हैं। हम सिटीजन फर्स्ट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बहुत ग्राउंड लेवल पर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच करके प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कदम का फायदा नीचे तक पहुंचे, इसके लिए कदम उठा रही है। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों की मतगणना जारी है। 4 लोकसभा सीटों के रुझान और नतीजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैराना सीट पर RLD उम्मीदवार तबस्सुम हसन काफी आगे चल रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की मृगांका सिंह से है। कैराना सीट बीजेपी सांसद हुम सिंह के निधन से खाली हुई थी।
वहीं महाराष्ट्र में पालघर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पालघर लोकसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के राजेंद्र गावित शिवसेना उम्मीदवार श्रीनिवास वांगा से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर चुनाव बीजेपी सांसद चिंतामन वांगा के निधन के चलते कराया गया है। वहीं महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट पर एनसीपी उम्मीदवार मधुकर कुकड़े आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार हेमंत पटेल से है। ये सीट बीजेपी सांसद नाना पटोले के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। नागालैंड के एकमात्र लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनडीपीपी के प्रमुख और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। विधानसभा की 10 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की बात करें तो कर्नाटक की राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुनिरत्न नायडू ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मुनिराजू को हराया है। उत्तर प्रदेश की नूरपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। बिहार की जोकीहाट सीट पर आरजेडी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मेघालय की अम्पति सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुई हैं। केरल में चेंगानूर सीट सीपीएम के खाते में गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में महेश ताला में टीएमसी उम्मीदवार आगे है। उत्तराखंड में थराली में बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में गोमिया सीट पर बीजेपी और सिल्ली पर जेएमएम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंजाब की शाहकोट सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के विश्वजीत कदम महाराष्ट्र की पालुस कादेगांव सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमृतसर में और राजनाथ सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की स्थिति तो यह है कि इस समय तो भारत दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज में है, यानी ऊपर की 7 अर्थव्यवस्थाओं में है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, इसी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रश्न है, फिस्कल डेफिसिट का प्रश्न है, यह सब काबू में है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, बल्कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय हम करंट अकाउंट सरप्लस में पहुंच गए। सरकार नई आई तो बदला क्या? तो जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, दलाल खत्म हुए, नैसर्गिक संसाधनों का आवंटन पारदर्शी हो गया और उससे जनरेट हुआ पैसा राज्यों के विकास के लिए मिलने लगा। 400 से अधिक योजनाओं के 3,62,000 करोड़ रुपए आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जा रहे हैं और 20 करोड़ लाभार्थियों को अपने खाते में वो पैसा जमा होते हैं, बीच में किसी को देना नहीं पड़ता। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बैंक कर्मचारी वेतन में 15 से 20% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सिर्फ 2% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की 21 बैंकों के कर्मचारियों में नाराजगी है। सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से देश भर में सरकारी बैंकों के कामकाज पर खासा असर पड़ा है। एटीएम मशीनों के जरिए बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बैंक शाखाओं में जमा एफडी के नवीनीकरण जैसे काम पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही सरकारी खजाने से जुड़े काम और मुद्रा बाजार से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले नवंबर 2012 में वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई थी। बैंक यूनियनों का कहना है कि नवंबर 2017 में वेतन बढ़ोतरी लंबित है। देश में 21 सार्वजनिक बैंकों की करीब 85,000 शाखाएं हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 70% है। एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बुधवार तक किसी ने इसके लिए बोली नहीं लगाई थी। एविएशन सेक्रेटरी आरएन चौबे ने कल जानकारी दी कि बोली ना लगने के बावजूद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि आज आखिरी दिन इसके लिए प्रस्ताव आ सकता है। केंद्र सरकार घाटे में चल रही एयरलाइंस की 76% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इससे पहले निवेश के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 14 मई तय की गई थी, लेकिन कोई निवेशक ना मिलने से आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 134वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में शांति और खुशहाली लाने में एनडीए कैडेटों की भूमिका की तारीफ की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि कैडेट देश के नौजवानों के रोल मॉडल बन चुके हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कैडेट को पदक भी प्रदान किए। राज्यसभा के नियमों की समीक्षा के लिए सभापति की ओर से बनाई गई समिति जून में अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की किताब का दिल्ली में विमोचन करते हुए कल उन्होंने कहा कि बेहतर और न्यू इंडिया बनाने के लिए राजनीतिक दलों से दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से टकराव की बजाय संवाद को ज्यादा महत्व देने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक दल सिर्फ प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं। ये मौका था राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी की किताब स्ट्रेट टॉक के विमोचन का। उपराष्ट्रपति ने इस किताब में संसदीय अवरोध, न्यायपालिका की अति सक्रियता, मीडिया की भूमिका से लेकर देश की चुनावी प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई सुझाव किताब में दिए गए हैं, जिसमें संसद में अवरोध करने पर सदस्य के भत्तों में कटौती करने से लेकर कानून पारित करने में पार्टी व्हिप पर बेबाक राय है। राज्यसभा के सभापति नायडू ने कहा कि संसदीय अवरोध चिंता की बात है और इसी के मद्देनजर नियमों में बदलाव के लिए गठित समिति अगले महीने तक अपनी रिपोर्ट देने वाली है। Committee to review and revisit the rules of procedure and business of Rajya Sabha for enabling smooth functioning of the House. This committee has started its work and an interim report is likely to be submitted in the next month. The suggestion of Sri Singhvi will also be considered by the committee. Amending law, second, is to see the whip does not apply to legislative voting at the time of introduction of bills, so that bipartisan legislative proposals can be made that have a chance of becoming law. It's a very important issue he has raised. उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले अदालतों में लंबित रहते हैं और उन्हें 6 महीने के भीतर सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए विशेष ट्रिब्यूनल भी गठित करने का सुझाव दिया। इस किताब में सिंघवी ने ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव को भी जायज और साफ सुथरा बताया है, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने भी किया। In the context of complaints by users against electronic voting machines, this straight talk has this to say. Despite periodic taunts and criticism of EVMs, there is a near unanimity that it yields a remarkable, accurate and virtual unassable results. Friends, these specific suggestions and other comments of the author of the functioning of various institutions of our polity needs to be widely discussed. मौजूदा व्यवस्था में अदालतों की अतिसक्रियता और व्यवस्थापिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप का भी इस पुस्तक विमोचन समारोह में जिक्र किया गया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को सिर्फ टीआरपी के लिए शोर करने की बजाय सार्थक चर्चा पर जोर देना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केरल में नीपा वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। कोझिकोड में पिछले 24 घंटों में वायरस से पीड़ित 2 और लोगों की मौत हुई है। वहीं कोझिकोड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 और पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों के संपर्क में आए 1353 लोगों की गहन निगरानी की जा रही है। केरल के पेराम्ब्रा जिले में एक कुएं से नीपा वायरस संक्रमण फैलने का अंदेशा है। वायरस फैलने की आशंका को देखते हुए कई राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर का निधन हो गया है। 67 साल के पांडुरंग फुंडकर को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर अब इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। कल अमेरिकी सेना ने इसका नाम बदलने का औपचारिक ऐलान किया। अमेरिका की ये पहल भारत अमेरिका के बीच बेहतर होते रिश्तों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस की एक प्रभावशाली समिति ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर उसे इंडो पैसिफिक कमांड करने का प्रस्ताव दिया था। सदन की आर्म्ड सर्विस कमेटी ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून 2019 के तहत साउथ ईस्ट एशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी
इनिशिएटिव का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव करने और भारत को इसमें कवर्ड देश के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। 27 जून से 2 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में भारत समेत दुनिया के 26 देश शामिल होंगे। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास से चीन को बाहर कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में अस्थिरता पैदा करने वाले चीन के बर्ताव का हवाला देकर अमेरिका ने उसे दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज हर 2 साल में गर्मी में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में होती है। इस बार इस युद्धाभ्यास में 47 जहाज, 5 सबमरीन, 200 से ज्यादा हवाई जहाज और करीब 25,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल होंगे। ब्राजील, इजराइल, श्रीलंका और वियतनाम पहली बार शामिल हो रहे हैं। बात मौसम की। इस साल मानसून से देश भर में औसतन सामान्य बारिश होगी। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में सामान्य से कुछ कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के आधार पर बारिश के दूसरे चरण के औसत पूर्वानुमान को जारी किया। इसके मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच पूरे देश में बारिश का स्तर सामान्य अनुमानित स्तर का 97% तक रहेगा। उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश का स्तर 100% और मध्य भारत में 99% रहने का अनुमान है। केरल में मानसून मंगलवार को ही दस्तक दे चुका है। केरल में मानसून 3 दिन पहले पहुंच गया। दिल्ली में भी इसके तय समय से पहले पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में हर साल मानसून 29 जून तक आता है। तमिलनाडु और कर्नाटक से कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिमी मानसून का असर देखने को मिल सकता है। Today we have announced the second stage also. So monsoon is likely to be normal in this year. That is, we are still continuing with that. And quantitatively, if we are talking that all India rainfall will be about 97%. उसमें plus or minus for error that margin we always give. So again we are continuing with that 97% of the average. That is 89 centimeter is the total rainfall for the country as a whole for the monsoon season. So this we are expecting 97% of that. So it will be in the normal stage. और भारत ही नहीं, दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों पानी की किल्लत का सामना कर रही है। गर्मी के साथ इलाके में पानी का संकट हर दिन इतना गहरा होता जा रहा है कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और टैंकर से पानी लेने के लिए हर गली में हंगामा हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी होटल मालिकों को झेलनी पड़ रही है। परेशानी को देखते हुए होटल मालिक अब पर्यटकों से शिमला ना आने की अपील कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जाकर दौरा कर रहे हैं। साथ ही वो रोज पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से पानी की समस्या पर रिपोर्ट मांगी है। और एक नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों में मौसम के हाल पर। नीदरलैंड के ब्रेडा में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में 2 दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है। पूर्व कप्तान सरदार सिंह और बीरेन लाकरा को टीम में शामिल किया गया है। सरदार सिंह और बीरेन लाकरा की वापसी के बाद टीम के मिडफील्ड और डिफेंस लाइनअप को मजबूती मिलेगी। गोलकीपर PR श्रीजेश टीम के कप्तान होंगे। भारत अपना पहला मैच 23 जून को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। हाल ही में हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद टीम में बड़े बदलाव की बात कही जा रही थी। दुनिया भर में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू सेवन करने से एक तरफ जहां इंसान को जानलेवा बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इससे गंदगी फैलती है और वातावरण दूषित होता है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत पर कलाकृति बनाई, जिसके जरिए लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की गई है।
इस मौके पर भारत में लोगों को धूम्रपान और तंबाकू के सेवन की बढ़ती आदतों के दुष्परिणाम बताने के साथ ही इसकी रोक के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सेमिनार, रैली समेत प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।